105 व्यक्ति किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन उनके द्वारा 8 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद उनका मालिक चाहता है कि कार्य 29 दिन में पूरा हो जाए। तो कार्य को समय में पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को नियोजित करने की आवश्यकता है? तो देखो 36 दिन में तो 8 दिन काम खत्म हो गया, तो कितना दिन काम बचा? तो 28 दिन, बस इतना ही करना है। 105 गुना 28, जितना दिन काम हो गया उसको घटा देना है। तो 105 आदमी 28 दिन काम करेगा, बोला कि हमको 29 दिन में ही काम कंप्लीट करना है, 29 दिन में ही काम कंप्लीट करना है। तो कितना आदमी और जरूरत पड़े? तो 105 में और x आदमी जोड़ देंगे, कंप्लीट करना है 29 दिन में, जिसमें 8 दिन काम हो चुका है। तो बचा कितना मेरे पास? 21 दिन का काम बचा है। तो 21 दिन यहाँ पे हो जाएगा, काट कूट करेंगे तो x का मान हो जाएगा 35, मतलब 35 आदमी और जोड़ना पड़ेगा। रोहन के पास 36 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर विमा वाले एक घनाकार बॉक्स था। उसने इसमें से 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों की अधिकतम संभावित संख्या पैक की। बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बचेगी? तो बोल रहा क्या? उसने 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले अधिकतम संभावित संख्या पैक की। बॉक्स में फिर भी कितनी जगह बचेगी? जगह बचना है, ठीक है। तो 4 से 36 तो कट ही जाता है, 4 से 20 भी कट जाता है, लेकिन 4 से 24 कटता है क्या? नहीं कटता है, नहीं कटता है। तो मतलब 24 में ही जो संख्या बचेगा मतलब ये देखो, ये तो आयतन है 36 गुना 25 गुना 20, ये तो आयतन हो गया बॉक्स का आयतन। उसमें से ये 36 है ना, 4 से 36 कटा, 36 लिख देंगे। लेकिन 4 से 25 करता है तो नहीं, कौन करता है? 24, तो 24 लिखना है। 4 से 20 करता है तो 20 को भी लिख देना है, ठीक है। बाकी यहाँ देखो 36 और यहाँ 20, दोनों को कॉमन कर लें तो हो जाएगा 36 दूनी 72, मतलब 720। हाँ, 25 में 24 घटा तो 1 बचेगा, वही 1 से गुना कर देंगे, जो बचेगा वही ना होगा। तो 720 गुना 1 मतलब 720 सेंटीमीटर क्यूब। ये नहीं करना है इसमें, मतलब 36 गुना 25 गुना 20 बट्टे में फिर 4 का क्यूब से भागा करेंगे, है ना। फिर जब आएगा ना तो फिर उसको 4 से फिर गुने करना होगा, ठीक है। जैसे भागा करेंगे, जैसे 4 गुना 4 गुना 4 है, ठीक है। 4 का क्यूब मतलब 4 को 4 गुना 4 गुना होता है। 4 से 36 बार 9 बार में कट गया, फिर 4 से 20 5 बार में कट गया, इसको काटेंगे तो 6.25, फिर गुना करेंगे और फिर इसको 4 से गुना करना होगा, ठीक है। एक कार की चाल जो है, एक बस और एक कार की चाल है 7:11, ठीक है। यदि कार 396 किलोमीटर दूरी 6 घंटा में चलता है तो 396/6 मतलब 66 किलोमीटर पर घंटा कार का चाल निकल गया। तो कार का यहाँ पे 11 का मान दे दिया 66, तो 7 का मान पूछ रहा है तो 42। पर किसी सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होगा? तो इंटरनल और एक्सटर्नल का योग होता है 180, ठीक है। तो एक्सटर्नल निकालना है तो 360/n करते हैं, मतलब प्रत्येक भुजा निकालना है तो n से भाग कर दो। तो 360 और n का मान है अष्टभुज, मतलब 8 से भाग करेंगे तो एक्सटर्नल निकल जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो इंटरनल कितना निकलेगा? 45 घटा देंगे तो 135 डिग्री। पर किसी विद्यालय में कक्षा 6, 7, 8 में छात्रों की संख्या 184, 276 और 322 थी। प्रत्येक कक्षा में और प्रत्येक कक्षा के छात्रों को अलग अलग अनुभागों में विभाजित किया गया। कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या बराबर थी। प्रत्येक अनुभाग के लिए एक कक्षा अध्यापक की नियुक्ति की जानी है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कक्षा अध्यापकों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? देखो, सिर्फ छात्र अगर पूछा छात्रों की न्यूनतम संख्या कितनी होती तो HCF निकाल के आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा कि अध्यापक की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो नया छात्र तो पूछ नहीं रहा, मतलब अध्यापक पूछ रहा है, मतलब नया चीज़ पूछ रहा है। तो नया चीज़ पूछ रहा है तो क्या करना होगा? LCM HCF निकाल के
और एचसीएफ से भागा करके फिर उसको जोड़ना होगा, तो वही हो जाएगा कक्षा के अध्यापकों की न्यूनतम संख्या। अगर छात्र पूछता तो सिर्फ एचसीएफ इसका आंसर होता, लेकिन अध्यापक पूछ दिया है ना, छात्र देके अध्यापक पूछ रहा है, इसलिए एचसीएफ निकाल के 184, 276 और 322 को भागा करके जो आएगा उसको जोड़ेंगे तो वही इसका आंसर निकलेगा। तो एचसीएफ हो गया 184, 276 और 322 का हो गया 46। तो 46 से 184 को भागा करेंगे 4 बार में कटेगा, 276 को भागा किए तो 6 बार में, 322 को भागा किए तो 7 बार में। ठीक है, तो 6 4 10 7 17, यही है 17 अध्यापक की न्यूनतम संख्या हुई है 17। टेन थीटा का मान है √5/2, तो सेक थीटा का मान कितना होगा, तो p/b है, p है √5, b है यहाँ पे 2, तो h हो जाएगा 3, सेक होता है h/b, तो हो जाएगा 3/2। लिखा 6√6 √4,096 प्लस 4√4,096, 3√4,096 और यहाँ पे लिखा √4096 का मान कितना होगा। तो देखो 1 GB में होता है 10/24 MB, 1 GB में होता है 10/24 MB, और 10/24 होता है 2 पावर 10 होता है, और ये 32 का स्क्वायर भी होता है, 10/24 होता है 32 का स्क्वायर होता है, और 2 पावर 10 होता है। उसी तरह अगर 4 GB होगा तो 16 पावर 3 रहेगा, ठीक है, या फिर 64 पावर 2 रहेगा, या फिर 2 पावर 2 रहेगा, तो बन जाएगा 4096 हो जाएगा, बस हो जाएगा। तो 4096 जो होता है ये 2 पावर 12 होता है, तो 2 पावर 12, 12 को 6 से भागा करेंगे तो कितना निकलेगा, पावर 2 बचेगा। हाँ, 12 को 4 से भागा करेंगे तो पावर 3 रहेगा, फिर 12 को 3 से भागा करेंगे तो पावर 4 निकलेगा, यहाँ पे पावर सॉरी यहाँ 2 है, 2 से भाग करेंगे तो 6 निकलेगा, तो 2 पावर 4, 2 पावर 2 4, यहाँ 8, 16 और 64 जोड़ देंगे तो 92 इसका आंसर है। कॉस ए बराबर √3/2 है, तो बोला कि इतना का मान बताना है, तो कॉस √3/2 होता है 30 डिग्री पर, ठीक है, तो टेन 30 का मतलब 1/√3, और कॉट 30 का मतलब √3 बटे में √3 है, और सेक 30 का मतलब 2/√3, सिंप्लीफाई करेंगे तो निकलेगा -2। लिखा दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम, लघुत्तम जो है महत्तम का 28 गुना के बराबर है, उनके लघुत्तम और महत्तम का अंतर है 405। यदि संख्याओं का अनुपात 4:7 है तो संख्याओं का धनात्मक अंतर कितना होगा। तो लघुत्तम और ये महत्तम है, ये 28 गुना है, ये मतलब ये 1 है तो ये 28 गुना है, अंतर दिया 405, मतलब 28 में 1 गया तो 27, 27 यूनिट का मान दे दिया है 405, मतलब 15 बार में कटेगा, तो लघुत्तम हो जाएगा 15 गुना 28 और एचसीएफ निकल जाएगा 1 गुना 15। तो बोला कि संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो संख्या है अनुपात में 4 और 7, तो 4 को 15 से गुना कर लेंगे और 7 को भी 15 से गुना कर लेंगे, ठीक है, तो 15 तो कॉमन हो गया, 7 में 4 गया तो 3 हो गया ना, तो 3 गुना 15 मतलब 45 का आंसर है। मान्यता जो धारा की दिशा में किसी निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय करता है, जबकि उसे धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में 30 मिनट अधिक समय लगता है, तो शांत जल में उसे यह द्विमार्गी लिखा है, द्विमार्गी नहीं, द्विमार्गी मतलब दोनों तरफ आना और जाना, मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाना है और आना है, उसमें कितना समय लगेगा आने जाने में ना। तो दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। देखो धारा की दिशा में जा रहा है मतलब अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, और विपरीत में जा रहा तो अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम, यही है, तो दूरी बराबर दूरी कर देंगे, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हो जाएगा आपका धारा की दिशा में
U1 प्लस U2 और टाइम लग रहा है यहाँ पे 2 घंटा। और विपरीत जा रहा है तो U1 माइनस U2, इसमें टाइम लग रहा है आधा घंटा ज़्यादा, मतलब कि 2.5 घंटा। 2.5 घंटा को लिखेंगे 5/2, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे U1 का मान निकलेगा 9x, x बैठा दिए, और U2 का मान निकलेगा आपका 1x। बोला कि द्विमार्गी मतलब दोनों तरफ आना और जाना, लेकिन शांत जल मतलब सिर्फ नाव की चाल से ही जाना है। ठीक है, नाव की चाल से वो दोनों ही तरफ का यात्रा करना है। बस बैठा देंगे। देखो 9 और 1 कितना हो गया, 10। यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 गुना 2 कितना हो गया 20, मतलब 20x हो गया एक तरफ का आना। और देखो 9 में 2, 9 में 1 गया कितना हो गया 8, यहाँ 8 लिखेंगे, 8 यहाँ काटेंगे 4 से, 4 बार में 5 से गुना होगा फिर 20 होगा। मतलब जाने वाला दूरी भी 20 है और आने वाला भी दूरी 20 है। लेकिन जाना कितना, शांत जल मतलब नाव की चाल से जाना। नाव की चाल है 9x, तो 9x से भागा कर देंगे तो निकलेगा 4 घंटा 4/9 मिनट। फिर 4 घंटा हो गया, फिर इस मिनट को 4/9 को मिनट में बदलना है तो 4/9 गुना 60 कर देंगे ऐसे करके, तो हो जाएगा 240/9। 240 होता है आपका, बदल देंगे है ना। तो 4/9 मिनट का मतलब 4/9 घंटा का मतलब हो गया 60 से गुना करेंगे इसको, हाँ 4/9 गुना 60 तो निकलेगा ये 80/3 हो जाएगा। 80/3 को लिख सकते हैं 26 पूर्णांक 2/3, मतलब 26 मिनट हो गया। फिर 2/3 जो बचा है फिर इसको सेकंड में बदलेंगे तो हो जाएगा 40 सेकंड, मतलब 4 घंटा 26 मिनट 40 सेकंड। बोला कि सबसे बड़ी भिन्न बताना है तो लिखे 22/25, 17/20, 8/9 और 37/40। 37/40 का अंतर है 3, 8/9 का अंतर है 1, 17/20 का अंतर है 3, 22/25 का अंतर है 3। तो अंतर तो बराबर करना होगा, तो इस एक को 3 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, तो ऊपर नीचे 3 से गुना कर लिए। अब ये बन गया यहाँ पे 24 हो गया, ये 24, ये हो गया यहाँ पे 27। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे 24, ये हो गया यहाँ पे 27। तो सबसे बड़ा जो संख्या रहेगा वही सबसे बड़ा बन जाएगा। जैसे 37 सबसे बड़ा तो यही बड़ा बन जाएगा। अगर सबसे छोटा बोलता तो 17 होता है इसका आंसर, 17/20। बड़ा बोला तो 37/40। लिखा साइन 60, टेन 30 और कॉस 45 का मान बताना है। तो साइन 60 होता है √3/2, टेन 30 का मान होता है 1/√3 और कॉस 45 का होता है 1/√2। 1/√2, ये जो कैलकुलेशन क्या है ये बेकार है। ये √3 ऊपर गुना कर लेंगे तो यहाँ पे √3 बन जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा। उसी तरह यहाँ पे √2 बन जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, ये खत्म। और 2 है ना, 2 यहाँ पे 3 बचा है, 3 और 2 इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहाँ 2 से 6 को भाग करेंगे तो ऊपर जाके 3√3 बनेगा ये। फिर जोड़, यहाँ पे 3 है तो 3 से भागा करेंगे 2 बार में तो यहाँ बन जाएगा 2√3। ये 2 से भागा करेंगे तो बन जाएगा ये 3√2। जोड़ देंगे तो 5√3 प्लस 3√2/6 इसका आंसर हो जाएगा। बोला कि किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की गई राशि 2 साल में 96,800 और 3 साल में 1,06,480 हो जाती है, तो ब्याज की दर कितना होगा। तो 2 साल में 96,800 और 3 साल में 1,06,480 हो जाता है। तो 1 साल का बात है तो यही 2 साल को ही मान लेंगे प्रिंसिपल है। तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया 96,180 है ना, इसी को प्रिंसिपल मान लेंगे तो हो गया 96,180 और 96,800 नीचे काम कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, मतलब निकलेगा 10%। 7 सेंटीमीटर लंबे धातु की एक बेलनाकार पाइप के बाहरी और आंतरिक
वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अंतर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पाइप के निर्माण में प्रयुक्त धातु 302.5 सेंटीमीटर क्यूब है तो आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी। तो ये है बेलन, इसमें आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या मान लो बड़का और छोटका r, ठीक है। अच्छा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर दे दिया 110 और लंबाई है 7। तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था 2 पाई r माइनस आर इंटू एच, ठीक है, मतलब 2 पाई एच आर माइनस आर। वही लिखें 2 पाई एच आर माइनस आर, तो हो गया 2 गुना 22/7 और त्रिज्याओं का अंतर नहीं दिया तो रहने दिए 7 लिख दिए बराबर 110। तो दोनों त्रिज्याओं का अंतर आ गया 2.5। अच्छा, ये जो धातु दिया 302.5 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, क्यूब क्यूब मतलब ये उसका आयतन है। किसका आयतन है? खोखला बेलन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है। तो खोखला बेलन का आयतन हो जाएगा पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको दुगुना कर देंगे, हो जाएगा 605 और बट्टे में 2 कर देंगे, बस काट कूट करेंगे तो निकलेगा r प्लस आर का मान 5.5, ठीक है। और r माइनस आर का मान दिया है 2.5। तो बड़ा की आंतरिक त्रिज्या मतलब छोटका त्रिज्या का मान बताना है। तो ये दोनों आपस में घटा के 2 से भागा कर देंगे, तो घटाएंगे 3 का आधा हो जाएगा 1.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। पर ध्यान रखना ये जो सेंटीमीटर क्यूब दिया है इसको समझना है कि यहाँ पे ये आयतन दिया है, किसका? खोखला बेलन का आयतन। यदि 2000 की राशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो धनराशि कितनी होगी? तो 30% का मतलब होता है 3/10, ठीक है, 3/10। मतलब कोई धनराशि 10 था तो बन गया 13, 10 से 13 हो गया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखो, धनराशि कितनी होगी मतलब मिश्रधन पूछ रहा है, ठीक है, इसलिए इस तरह बना रहे हैं। मतलब ये 10 से 13 हो रहा है, कितना साल में? 3 साल में, तो इसलिए क्यूब कर देंगे। तो 10 का क्यूब 1000, 13 का क्यूब 2197। तो 1000 का मान दिया 2000, तो 2197 का मान हो जाएगा आपका 4394। 22,100 की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि दोनों अपने हिस्से को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेशित करता है। तो 18 वर्ष के बाद मोनाली को देय राशि और 20 वर्ष के बाद तिमिर को देय राशि के समान होगा। मतलब 18 साल में जो इतना मोनाली को पैसा मिलेगा उतना ही पैसा 20 साल में तिमिर को मिलेगा, ठीक है। तो प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा कितना है? इसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है। देखो, जो आदमी उम्र में बड़ा होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास समय कम रहेगा, ठीक है। और जो जिसका उम्र कम रहेगा उसको पैसा कम मिलेगा क्योंकि उसके पास समय ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे एक आदमी है, जैसे 16 साल का है, 16 साल का है और 14 साल का है, और 18 साल में जो है दोनों का पैसा समान हो जाएगा। इसका मतलब ये 16 साल के आदमी के पास मात्र दो वर्ष मतलब 2 साल का समय है, और ये जो छोटका आदमी है इसके पास 4 साल का समय है। इसका मतलब ये जो पैसा ज़्यादा मिलेगा किसको मिलेगा? बड़का आदमी को, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 10% है रेट, तो 10% मतलब 1/10, ठीक है, 1/10, तो 10 से हो जाएगा 11, 10 से 11। देखो, मोनाली के पास समय कम है, ठीक है, और तिमिर के पास समय ज़्यादा है। तो ये जो 10 है यह तिमिर के लिए और ये 11 जो है ये मोनाली के लिए। और दोनों के पास समय का अंतर कितना है? 2 साल। तो 2 स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो बन जाएगा 100 और 121। मतलब जो तिमिर है उसको 100 यूनिट मिलेगा तो मोनाली को 121 यूनिट मिलेगा, ठीक है।
दोनों का जोड़ हो जाएगा 221। 221 का मान दे दिया है धनराशि 22,100। क्या बार में कटा है? 100 बार में। तो मोनाली का धनराशि कितना होगा? 12,100। 4 साल पहले, है ना, माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 13 गुनी थी। 2 वर्ष के बाद माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी होगी। तो बोला कितने वर्ष के बाद माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये है, इसको मान लो वर्तमान, ठीक है। 4 साल पहले जो है 13:1 में था इस उम्र का, ठीक है, क्योंकि 13 गुना था, मतलब पुत्री अगर 1 साल 1 यूनिट का है तो मम्मी उसका 13 यूनिट का। वही 2 वर्ष के बाद, मतलब 2 वर्ष के बाद दोनों पुत्री की आयु की 4 गुनी, मतलब ये 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर यहाँ पे कितना हो रहा है? 3। और यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है? 12। 12 हो रहा है, इधर इधर 3 हो रहा है। तो इसको 12 बनाना होगा तो 4 से गुना करना होगा। गुना कर दिए तो अब यहाँ हो गया ही 13 और यहाँ पे हो गया 16। तो 13 और 16 का अंतर कितना है? 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान हो गया 4 और 2 6। तो 3 यूनिट का मान है 6। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 2। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2, तो 13 दूनी 26 साल। और यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24। 4 साल पहले का बात है ना। तो यहाँ पे हो रहा है 26 साल, यहाँ पे हो रहा है 24 साल। 4 साल पहले की बात हो रहा है तो 4 साल यहाँ पे जोड़ देंगे तो 30 साल हो जाएगा इसका वर्तमान आयु। और इसका सॉरी, यहाँ पे 2 हो रहा है, सॉरी। और यहाँ पे हो जाएगा इसका 6 साल, ठीक है। तो वर्तमान आयु 30 और 6 हो गया। अब क्या बोल रहा है? कितने वर्ष के बाद माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी? 3 गुनी होगी, मतलब पुत्री अगर 1 है तो मम्मी उसका 3 है। कितने वर्ष के बाद पूछ रहा है ना। तो अभी तो वर्तमान में 30 और 6 साल का है, ये 30 साल का, ये 6 साल का है। तो 30 और 6 का अंतर कितना है? 24 साल। और ये 3:1 का अंतर कितना है? 2। तो 2 को 12 बनाना होगा, 2 को 24 बनाना होगा तो 12 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ भी 12 और यहाँ से भी 12 गुना कर लें तो बन जाएगा 12 या 36। तो यहाँ पे अभी यहाँ भी 30 साल की है, यहाँ पे 36 साल की है। तो कितना वर्ष के बाद 3 गुना होगा? तो 6 साल के बाद। 30 में, मतलब 36 में 30 घटा देंगे तो 6 साल इसका आंसर है। दो बेलन के आयतन बराबर है, लेकिन दूसरे बेलन के आधार की त्रिज्या पहले बेलन के आधार की त्रिज्या से 20% कम है। तो बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए? तो 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। तो मान लो कि पहला त्रिज्या बड़का बड़का बेलन का त्रिज्या 5 है तो छोटका बेलन का त्रिज्या हो जाएगा 4, ठीक है। और दोनों का आयतन है बराबर, तो बेलन का आयतन था πr²h, तो हो गया पाई बड़का आर का मान है 5 और छोटका बेलन का आयतन है, छोटका बेलन का त्रिज्या है 4। तो 5 का स्क्वायर, हाइट नहीं दिया तो h1 हो गया, पाई 4 का स्क्वायर और h2 हो गया यहाँ पे। तो h1/h2 हो गया 16/25, 16/25। तो हमारा बेलन की पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए? तो कितनी अधिक होनी चाहिए? 9 अधिक होना चाहिए। किससे? 16 से, इंटू 100 हो जाएगा 56.25%। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 84 रन बनाता है और जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर से 4 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज की प्रति औसत स्कोर कितनी होगी? मान लो 11वीं पारी तक उसने एक्स के एवरेज से रन बनाया होगा और 12वीं पारी जब खेला तो उसमें 84 रन बना दिया, ठीक है। जैसे कि 4 रन की वृद्धि हो गया, ठीक है। तो 4 रन का वृद्धि जो है वो 11वीं पारी में तो वृद्धि होगा, तो 11 चौका 44। तो 84 में 44 घटा देंगे तो निकलेगा 40, जो कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर हो जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा। पहले बोलेगा तो 12वीं पारी से पहले कितना होगा? तो 36 होगा और 12वीं पारी के बाद 40 हो जाएगा। इसका आंसर है 40।
दो वर्गों के परिमाप का अंतर है 48। एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा की 4 गुनी है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग का परिमाप तो 4a है ना। तो मान लो कि पहला वर्ग का भुजा a है तो दूसरा वर्ग का भुजा हो जाएगा 4a, ठीक है। और दोनों का अंतर हो जाएगा 48, तो 4a में a घटा देंगे तो 48, मतलब 3 का मान है 3a का मान है 48। फिर से देख लेते हैं, देखो पहला वर्ग का परिमाप 4x1 मान लो और दूसरा वर्ग का परिमाप 4x2 मान लो, ठीक है। और दोनों का अंतर है 48। पहला वर्ग का भुजा है दूसरा वर्ग का 4 गुना है, तो पहला वर्ग में अगर a है तो दूसरा में हो जाएगा 4a, तो 4 गुना 4a माइनस 4 गुना a घटा देंगे तो 16a में 4a घटेगा तो 12a, 12a का मान है 48, तो a का मान हो जाएगा 4, तो भुजा निकल गया 4, ठीक है। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो बड़ा वर्ग हो जाएगा आपका 4 गुना 4 तो हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, क्योंकि बड़का वर्ग का जो भुजा हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि, ये तो आसान क्वेश्चन है। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो 32 एसपी बराबर हो गया 38 सीपी, तो सीपी बटे एसपी हो गया 16 बटे 19, तो कितना लाभ हो रहा है? 3/16 गुना 100 करेंगे तो 18.75 इसका आंसर है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 7 सेंटीमीटर है। यदि इसकी एक समांतर भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो दूसरी की भुजा 28 है, पहली की भुजा नहीं जानते, समांतर x मान लो, है ना, बीच की दूरी है 7। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल था हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, तो हाफ हो गया 28 प्लस x गुना 7 बराबर 140। काट कूट करेंगे तो x का मान निकलेगा 12, मतलब दूसरी जो समांतर भुजा है वो 12 हो जाएगा। चालीस प्रतिशत चीनी वाला विलयन प्राप्त करने के लिए 35% चीनी वाले विलयन की एक निश्चित मात्रा को 48% चीनी वाले विलयन की 8 लीटर मात्रा में मिश्रित किया जाता है। तो मिश्रण में 35% चीनी वाले विलयन की मात्रा कितनी थी? तो हमको जो है 40% घोल हमको प्राप्त करना है, ठीक है, मतलब बीचा में जाएगा। और 35% चीनी में कितना विलयन है नहीं पता, एक्स मान लेंगे, लेकिन 48% चीनी में 8 लीटर मात्रा है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि 35% चीनी में कितना विलयन है, तो 35 इधर लिखेंगे 48 इधर, और 40% चीनी वाला यहाँ लिख देंगे पिछवा में, क्योंकि प्राप्त यही करना है। 48% वाला 8 लीटर है, 48% वाला 8 लीटर है, लेकिन 35 लीटर वाला एक्स मान लेंगे बस। इसमें घटाएंगे इधर 8, इसमें इसको घटाएंगे तो 5, इस 5 का मान दिया 8, तो कितना हो गया ये 1.6 गुना है, तो 8 का 1.6 से गुना करेंगे तो 12.8 होगा इसका आंसर। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। अगली दो प्राकृतिक संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए तो उन 7 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो पहले 5 को था, 1 2 3 4 5, 5 में तो औसत था 12, मतलब तीसरी संख्या था 12। तो पूछ रहा कि 7 संख्या और दो और संख्या मिला दी, मतलब 2 और बढ़ा दिए, तब अगली संख्या का औसत कितना होगा? और क्रमागत चल रहा है तो यहाँ से 12 से 13 हो जाएगा, क्योंकि यही बीच में आएगा, क्योंकि इधर 3 बचेगा, यही 13, इसका 13 इसका आंसर है।
से पढ़ के बना लेंगे बाद में, ठीक है।